दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उन 7 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर हाउस ओनर्स करते हैं अपने खुद का घर का प्लिंथ लेवल तक का कंस्ट्रक्शन का काम करवाते समय, जिसकी वजह से उनको लाइफ टाइम के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है या फिर उनको लाइफ टाइम के लिए बहुत बड़ा नुकसान वहां पे हो जाता है। तो ऐसी वो कौन सी 7 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है अपने घर का काम करवाते समय, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो मिस्टेक है वो ये है दोस्तों कि लोग जो हाउस ओनर्स होते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो घर की प्लिंथ हाइट सही से नहीं लेते हैं। थोड़े से पैसे बचाने के लिए वो प्लिंथ हाइट कम ले लेते हैं। अब प्लिंथ हाइट मतलब क्या? आपके घर के सामने जो भी रोड लेवल है, फिलहाल जब भी आप घर बनवा रहे होंगे तो आपके घर के सामने जो भी रोड लेवल होती है उससे आपको आपकी घर की हाइट थोड़ी सी ऊंची रखनी होती है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अगर आपने आपकी जो घर की हाइट है, जो प्लिंथ हाइट है, वो सेम ही रखी, एग्जैक्टली इक्वल टू रोड लेवल, आपके घर के सामने जो भी रोड लेवल है फिलहाल उसके साथ ही अगर आपने आपके घर की प्लिंथ हाइट रख दी, अब उसकी वजह से क्या होगा, जब भी उस रोड का मेंटेनेंस का काम होगा फ्यूचर में तो उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। जितनी बार भी उसका मेंटेनेंस का काम होगा उतनी बार उसकी हाइट बढ़ेगी और आपका घर नीचे दबते जाएगा। रोड लेवल से आपके घर की हाइट नीचे होती जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, बारिश के मौसम में जो भी पानी उस रोड पे पड़ेगा वो डायरेक्टली आपके घर के अंदर आएगा। तो ये तो एक सबसे पहली मेजर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम आपको होगी वो ये है कि आपका घर का लेवल नीचे जाने की वजह से रोड पे जो भी लोग चलेंगे या जो भी गाड़ियां चलेंगी उनको डायरेक्टली आपके घर के अंदर एक्सेस मिल जाएगा। तो वो भी आपके लिए एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा आपकी जो प्लिंथ हाइट है वो रोड लेवल से एटलीस्ट 2.5 फीट तो भी आपको कम से कम उसको ज्यादा रखनी है। आपके घर के सामने जो भी रोड लेवल है उससे आपको उतनी हाइट, 2.5 फीट की हाइट वहां पे बढ़ा के लेनी है आपके घर की, ताकि आपको इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना ना पड़े कभी भी फ्यूचर में। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली मिस्टेक। अब उसके बाद जो दूसरी मिस्टेक है वो ये है दोस्तों कि जब भी कॉन्ट्रैक्टर्स ग्राउंड बीम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो डायरेक्टली, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स सॉइल के ऊपर, डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर उसका कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब ग्राउंड बीम्स मतलब क्या? तो ये प्लिंथ बीम्स ही होते हैं, ग्राउंड बीम्स और प्लिंथ बीम्स एक ही होते हैं। बट जो हमारा घर का जो पेरीफेरी होता है, जो भी हमारे आउटर बीम्स होते हैं प्लिंथ बीम्स, उनको हम लोग हमेशा ग्राउंड लेवल पे कास्ट करते हैं, इसीलिए हम उनको कहते हैं ग्राउंड बीम्स। ठीक है, और जो प्लिंथ लेवल पे जो भी बीम्स कास्ट होते हैं उनको हम लोग कहते हैं प्लिंथ बीम्स। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्राउंड बीम्स में और प्लिंथ बीम्स में। तो जब भी हम लोग ग्राउंड बीम्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर्स जनरली क्या करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ये करते हैं कि वो डायरेक्टली सॉइल के ऊपर, डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर उनको कास्ट कर देते हैं। अब इसका प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि आपको कभी भी ग्राउंड बीम्स का और सॉइल का कांटेक्ट नहीं आने देना है डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वहां पे जब भी आपकी फ्यूचर में सॉइल मॉइस्ट होगी, जब भी वो सॉइल गीली होगी, तो अगर आपके ग्राउंड बीम्स के बॉटम में अगर कभी भी क्रैक्स आते हैं तो उन क्रैक्स के अंदर से वो मॉइस्चर आपके बीम में एंटर करेगा और उस बीम के अंदर जो भी रीइंफोर्समेंट होगा, जो भी सरिया वहां पे प्रोवाइड किए होते हैं हमने, उनके कांटेक्ट में अगर वो पानी आता है तो वो उन बार्स को, इन रीइंफोर्समेंट बार्स को या उन सरिया को वो करोड़ कर देते हैं। करोजन स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली, उनके ऊपर जंग लग जाएगा, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और उस पे अगर जंग लग गया, उसकी अगर स्ट्रेंथ कम हो गई बार्स की, तो ऑब्वियसली आपके ग्राउंड बीम्स की भी ओवरऑल स्ट्रेंथ वहां पे कम हो जाएगी, राइट। तो ये अवॉइड करने के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्टर को अलाउ नहीं करना है डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर या आपके सॉइल के ऊपर ग्राउंड बीम्स को कास्ट करने के लिए। हमेशा आपको उनको बताना है कि उनके ग्राउंड बीम्स के नीचे हमेशा एक ब्रिक फ्लैट सोलिंग का लेयर वहां पे प्रोवाइड करना है, या फिर ब्रिक्स का एक लेयर प्रोवाइड करना है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है ब्रिक फ्लैट सोलिंग वर्क। ठीक है, और उसके ऊपर ही ग्राउंड बीम्स को वहां पे कास्ट करना है। तो ये तो हो गई हमारी दूसरी मिस्टेक जो जनरली कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं। अब इसके बाद जो तीसरी मिस्टेक है वो ये है दोस्तों, ग्राउंड बीम्स के ऊपर जो हम लोग ब्रिक वर्क करते हैं हमारे घर का हाइट बढ़ाने के लिए। तो कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स काफी जल्दी काम करना चाहते हैं और जिसकी वजह से वो ब्रिक वर्क करने के बाद इमीडिएटली 2 या 3 दिन में ही वहां पे प्लिंथ फिलिंग का काम करवाते हैं। तो बेसिकली प्लिंथ फिलिंग मतलब क्या? जो भी हमारे ब्रिक वर्क होने के बाद जो भी वहां पे उसके बीच में गैप बनेगा,
तो उस गैप को हम लोग फिल करते हैं मुरुम सॉइल के साथ, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है प्लिंथ फिलिंग वर्क। अब वो प्लिंथ फिलिंग का काम कराने से पहले हमको एटलीस्ट 7 दिन तक उस ब्रिक वर्क के ऊपर क्यूरिंग करनी होती है। जो भी दीवारें हम लोग बनाएंगे उस ग्राउंड बीम्स के ऊपर, तो उनके ऊपर हमको कम से कम 7 दिन तक अच्छी तरीके से क्यूरिंग करनी है, 7 से 10 दिन के बीच में। और जब उन दीवारों में पूरी तरीके से ताकत आ जाएगी, जिसके चलते वो उस मुरुम सॉइल को जो हम लोग वहां पे फील करने वाले उस गैप में उसका लोड ले सके, तो उतनी ताकत वहां पे आने के बाद ही हमको प्लिंथ फिलिंग का काम करवाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स 2-3 दिन के अंदर ही वहां पे प्लिंथ फिलिंग का काम कर देते हैं। तो उसकी वजह से या तो आपकी दीवार टूट सकती है या फिर उसमें क्रैक्स भी आ सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा कम से कम 7 दिन वहां पे रुकना है। बेसिकली 7 से 10 दिन तक आपको रुकना होता है, और उसमें पूरी तरीके से जब ब्रिक वॉल में आपके ताकत आ जाएगी, उसके बाद ही वहां पे प्लिंथ फिलिंग का काम आपको करवाना है। तो ये हो गई हमारी तीसरी मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट और चौथी मिस्टेक है वो ये है दोस्तों कि जब भी आप ब्लैक कॉटन सॉइल के ऊपर आपके घर का काम करवाने जाते हैं, और या जब भी आप काली मिट्टी के ऊपर अगर आप आपका घर बनवाने जा रहे हो, तो उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ये गलती करते हैं कि जब हम फुटिंग के लिए गड्ढे बनाते हैं, फुटिंग के लिए जब भी हम एक्सकैवेशन करते हैं, उसमें जो सॉइल निकलती है, जो भी काली मिट्टी निकलती है, वही काली मिट्टी वो प्लिंथ फिलिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये बहुत ही डेंजरस बात है दोस्तों। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी काली मिट्टी कभी भी अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती है। तो जब भी अगर आप वहां पे प्लिंथ फिलिंग में अगर काली मिट्टी का यूज करेंगे, और वो फ्यूचर में जब भी मॉइस्ट हो जाएगी, जब भी उसके अंदर पानी घुसेगा, तो ब्लैक कॉटन सॉइल या काली मिट्टी जो भी है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों की जैसे ही पानी उसमें बढ़ता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, वो फूक जाती है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जिसकी वजह से वो आपके दीवारों के ऊपर, जो ग्राउंड बीम्स के ऊपर हम लोग जो दीवारें बनाते हैं हमारे घर की हाइट बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर वो फोर्स क्रिएट करती है, उनके ऊपर वो प्रेशर क्रिएट करती है, जिसकी वजह से उनमें क्रैक्स आ सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। ये तो हो गई एक बात। और जैसे ही वो पानी ड्राई हो जाता है काली मिट्टी के अंदर, तो वो श्रिंक हो जाती है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो दब जाती है। और जिसकी वजह से एक बार वो दब गई तो उसके ऊपर जो हम लोग पीसीसी बेड कास्ट करते हैं प्लिंथ लेवल पे, वो भी टूट जाता है। और उसके ऊपर जो भी टाइल्स वगैरह जो भी हमारी आती है, फिर वो भी उसकी वजह से टूट जाती है घर के अंदर की। तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम वहां पे आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप वहां पे काली मिट्टी भर देंगे मुरुम के जगह, ठीक है। मुरुम के जगह अगर आप काली मिट्टी वहां पे भर देते हैं, तो ये सारे मेजर प्रॉब्लम्स को आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो कभी भी ये मिस्टेक ना करें। थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप भी या कॉन्ट्रैक्टर को भी काली मिट्टी वहां पे भरने ना दे, ठीक है। आपको हमेशा वहां पे मुरुम टाइप की ही सॉइल फिलअप करनी है प्लिंथ फिलिंग में, ठीक है। ये हो गई हमारी फोर्थ मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ मिस्टेक है वो ये है दोस्तों, अभी इसको मैं मिस्टेक नहीं बोलूंगा, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ये करते हैं कि कभी अगर मुरुम सॉइल अगर अवेलेबल नहीं हुई टाइम पे, तो वो पहले प्लिंथ बीम्स का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट होगा ये कि प्लिंथ बीम्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके नीचे अगर आपको वहां पे मुरुम सॉइल फिल करनी है उसके बाद, तो वहां पे बहुत बड़ी दिक्कतें आती है। उन बीम्स के नीचे उस मुरुम सॉइल को घुसाने के लिए बहुत ही दिक्कतें आती है। इसलिए हमेशा अगर पॉसिबल है तो आप यही कोशिश करें कि पहले आप मुरुम फिलिंग का काम करें और उसके बाद ही उसके ऊपर प्लिंथ बीम्स का कंस्ट्रक्शन करें, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ मिस्टेक या फिफ्थ पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ मिस्टेक है वो ये है दोस्तों कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स अगेन मुरुम फिलिंग के बाद जब हम लोग प्लिंथ फिलिंग का काम करवाते हैं, तो उसका प्रॉपर कॉम्पैक्शन वहां पे नहीं करवाते हैं। अगेन वो जल्दी में क्या करते हैं कि इमीडिएटली जैसे ही उन्होंने प्लिंथ फिलिंग का काम करवाया, तो उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन ही उसके ऊपर वो सोलिंग का या पीसीसी का काम करना स्टार्ट करते हैं। बट ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। आपको क्या करना है, प्रॉपरली जैसे आप प्लिंथ फिलिंग का काम करवाते हैं, जैसे आप मुरुम फिलिंग का काम करवाते हैं, तो उसके ऊपर आपको कम से कम 4 से 5 दिन के लिए पानी अच्छी तरीके से छोड़ना है। अच्छा खासा पानी उसके ऊपर छोड़ना है ताकि उसका नेचुरली कॉम्पैक्शन अच्छा खासा हो जाए। और उसके बाद आपको प्रॉपरली वहां पे वाइब्रेटर का यूज करके इस तरीके से वहां पे उसके ऊपर कॉम्पैक्शन करवाना है ताकि उसका फुल कॉम्पैक्शन हो जाए, उसमें अच्छी तरीके से ताकत आ जाए, ताकि जब भी हम फ्यूचर में उसके ऊपर पीसीसी बेड कास्ट करें तो वो दबे ना कभी भी, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली वहां पे कॉम्पैक्शन करवाना है।
उस मुरूम फिलिंग का, और उसके बाद ही उसके ऊपर पीसीसी बेड को कास्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन अगर आप ब्लैक कॉटन सॉइल यानी कि काली मिट्टी के ऊपर अगर आप आपका घर बनवाने जा रहे हो तो आपको ओनली वहां पे मुरूम फिलिंग ही नहीं करना है, उसके ऊपर आपको सोलिंग भी करना है इस तरीके का, ठीक है। वहां पे आपको सोलिंग का काम भी करवाना है और उस सोलिंग के ऊपर फिर आपको पीसीसी बेड कास्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस 6th पॉइंट में। तो ये हो गई हमारी 6th मिस्टेक। इसके बाद जो 7th और लास्ट जो मिस्टेक है वो ये है दोस्तों कि अगर आप काली मिट्टी के ऊपर अगर आप आपका घर बनवाने जा रहे हो और अगर आपका पार्किंग फ्लोर है जिसमें 4 व्हीलर, बहुत सारी 4 व्हीलर्स पार्क होने वाली है या बहुत सारी 4 व्हीलर्स उसके ऊपर चढ़ने वाली है, तो वहां पे उसका लोड थोड़ा सा हमेशा ज्यादा ही होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर देते हैं, डायरेक्टली वहां पे पीसीसी बेड कास्ट कर देते हैं सोलिंग वर्क के ऊपर, ठीक है। अब बस इससे काम नहीं चलेगा, अगर आप इतना ही अगर ओनली पीसीसी बेड अगर कास्ट करेंगे तो वो टूट सकता है उन गाड़ियों की लोड की वजह से, ठीक है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी पार्किंग फ्लोर का आप पीसीसी का काम करवाएंगे तो आपको उसके साथ एक रीइंफोर्समेंट की 8 mm की बार की जाली वहां पे बिछा देनी है उस पीसीसी के साथ, ठीक है। तो बेसिकली एक स्लैब की तरह ही वहां पे काम करेगा। जो भी वहां पे हेवी व्हीकल लोड उसके ऊपर आने वाला है उसका लोड लेने के लिए हमेशा आपको वहां पे एक रीइंफोर्समेंट की या फिर 8 mm सरिया की एक जाली वहां पे प्रोवाइड करनी है इस तरीके की, और फिर उसके ऊपर आपको कंक्रीटिंग करना है, तो जिसके चलते वो एक स्लैब की तरह काम करेगा और कभी भी वो उस व्हीकल की लोड की वजह से वो टूटेगा नहीं, वो दबेगा नहीं, ठीक है। तो ये 7 गलतियां जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है वो आपको कभी भी वहां पे रिपीट नहीं करनी है आपके खुद का घर बनाते समय, ठीक है। इन चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर आपको फ्यूचर में लाइफ टाइम में कभी भी अगर प्रॉब्लम को फेस नहीं करना है तो, जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो भी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दी है वो आपको यूजफुल लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।